हेलो बच्चों। मैं दिनकर शर्मा आज आपके लिए लाया हूं आपकी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स गो डीपर इनटू दिस। बच्चों, अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तो पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। क्या इसकी डेफिनेशन है? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। यानी कि जनरल गाइडलाइंस हैं ये प्रिंसिपल्स जो बना दिए हैं हमारे सलाहकारों ने, थिंकर्स ने। और ये ब्रॉड गाइडलाइंस हैं जो हमें हेल्प करती हैं डिसीजन लेने के लिए और कैसा बिहेवियर हम लोग को करना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ अब सवाल आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो इनका पहला प्रिंसिपल, अगर मैं कहूँ तो वो है इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। देखिए, अब मैं एक स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ। इमेजिन ए स्कूल हु हैज ए प्लान टू स्कूल होल्ड द एनुअल डे। एक स्कूल का एनुअल डे होना है और प्रिंसिपल चाहती है कि वो सारा काम खुद ही कर ले, खुद ही कुर्सियां अरेंजमेंट कर ले, खुद ही स्टेज बुक कर ले, पेरेंट्स को भी बुला ले। तो बहुत सारा काम है और वो अकेली शायद इसको नहीं कर सकती और वो कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, जैसे कि गिविंग डिफरेंट ड्यूटीज टू डिफरेंट टीचर्स, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क। उसमें क्या होता है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे इसको, जिसमें अलग अलग काम अलग अलग जनों को दे दिया जाता है ताकि सारा काम स्मूथ होता रहे। तो अगर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करें और यूनिटी ऑफ कमांड करें कि एक टीचर जो होगी वो हेड होगी और बाकी लोग उसकी कमांड को फॉलो करेंगे, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो इस अगर वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं तो क्या होगा, द वर्क एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलेगा, फास्टर तरीके से चलेगा और स्ट्रेसफुल कम रहेगा। और प्रिंसिपल कैन फोकस ऑन इंपॉर्टेंट डिसीजंस इंस्टेड ऑफ रनिंग आउट अराउंड। इधर उधर भागने के बजाय प्रिंसिपल को फोकस करने को मिलेगा दूसरे बड़े मुद्दों पे। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? शी मैनेजेस द इवेंट मोर एफिशिएंटली विद लेस टाइम एंड बेटर रिजल्ट्स। सो दिस इज कॉल्ड मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगला प्रिंसिपल का पर्पस है टू प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल में दो स्टूडेंट्स हैं जो लेट आते हैं और टीचर ने क्या किया, एक को तो डांट दिया और दूसरे को पनिशमेंट नहीं दी। इससे क्या हुआ, एक के दिमाग में बायसनेस की फीलिंग आई, कंफ्यूजन रही कि किसी को तो सजा मिल गई और किसी को नहीं मिली। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक रूल फॉलो करे कि जो भी लेट आएगा उसको सजा मिलेगी या उसको अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ेगा, तो सब जो हैं स्टूडेंट्स वो सिमिलर फील करेंगे। उनको ये लगेगा कि अनबायस्ड ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है उनके साथ, और वो बायस्ड ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है उनके साथ, और सबको एक ही तरह से देखा जा रहा है, एक ही नजर से देखा जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को पता होगा कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। उनको किसी को ये फीलिंग नहीं आएगी कि उसको अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिससे कि एक ट्रस्ट बनता है और एक फेयर एनवायरनमेंट बनता है स्कूल के अंदर। और यही चीज कॉर्पोरेट में भी लागू होती है। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट आता है सर्व एज ए बेस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दे आल्सो सर्व एज ए बेस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में एक नया टीचर आता है और प्रिंसिपल उसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाता है टू ट्रेन द टीचर, जिसमें उसको बताया जाता है कि क्लास को कैसे हैंडल करना है, कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, कैसे लेसन्स को प्लान करना है। और ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये हेल्प करते हैं टीचर को कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है स्कूल को और काम को इफेक्टिवली कैसे कर पाएंगे वो। जैसे कि स्टूडेंट्स लर्न्स रूल्स इन द क्लासरूम, एम्प्लॉइज ऑल्सो लर्न हाउ टू वर्क इन ए कंपनी यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स। तो जो एग्जाम्पल मैं आपको स्कूल के तौर पे दे रहा हूँ वही कॉर्पोरेट के एनवायरनमेंट में भी लागू होते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर इस प्रिंसिपल को आपके प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे तो ट्रेनिंग बिकम्स इजियर, फास्टर एंड मोर इफेक्टिव बिकॉज एवरीवन फॉलोज द सेम सिस्टम, राइट? अब हम आते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे शॉप हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो।
एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल है, स्टूडेंट फॉलोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन क्लास टीचर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। अब पिज्जा शॉप में डिलीवरी पर्सन टेक्स ऑर्डर फ्रॉम द स्टोर मैनेजर, वो हर किसी से ऑर्डर नहीं ले रहा है, स्टोर मैनेजर से ले रहा है, तो यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जा रहा है। और अलग अलग जगहों पे यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। इसी तरह से इनका एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इनकी आती है, जनरल गाइडलाइंस। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेसिकली जनरल गाइडलाइंस। दे आर ब्रॉड सजेशंस, दे आर नॉट द स्ट्रिक्ट रूल्स कि आपको करना ही है। आप उसको अपने सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूल हैज अ रूल फॉर नो मोबाइल फोन्स बट अ टीचर मे अलाउ देम फॉर ए क्लास प्रोजेक्ट। एक रूल है स्कूल में कि मोबाइल फोन्स यूज नहीं करने हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मोबाइल फोन के देख के, उसके एप्लीकेशन को देख के, या उसके यूजेज बहुत कंपल्सरी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, तो टीचर अलाउ कर सकती है। सो ये ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि नहीं किया तो बस ये हो जाएगा। दिस गिव्स देम ए फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। एक ही तरह का रूल सबके लिए फिट नहीं होता है, तो वो चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। और ये कोई रात भर में, these principles are not formed by प्रैक्टिस, आई मीन ओवरनाइट। ये एक रात में नहीं बन के आ गए हैं, इसके लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, प्रैक्टिस है, एक्सपेरिमेंटेशन है, उसके बाद ये रूल्स बन के आए हैं। when different students are given different parts in a play, dialogue, stage setup, music, it seems that a program runs better। प्रोग्राम अच्छे से चलता है जब स्टूडेंट्स को अपना अपना काम दिया जाता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रैक्टिस से आता है कि किस आदमी को क्या काम देना है, कौन सा बंदा किस चीज के लिए फिट है, वो सारी चीजें देखते हुए। सो ये जो प्रिंसिपल्स भी बनाए गए हैं, ये बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिस के बाद बनाए गए हैं। और ये प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, दीज प्रिंसिपल्स कैन बी चेंज्ड और एडजस्टेड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द एग्जाम्स द स्कूल में फॉलो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बट ड्यूरिंग एनुअल डे रिहर्सल्स द रूल्स आर लिटिल बिट रिलैक्स। सब बच्चे रिलैक्स होते हैं, एग्जाम के टाइम पे स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होती है। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रूल्स उस तरह से आप उसको मोल्ड किया जा सकता है। और मेनली ये बिहेवियरल टाइप के रूल्स होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मोस्टली अबाउट हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू गाइड, सपोर्ट एंड मैनेज देम एट वर्क। फॉर एग्जांपल, योर क्लास इज वर्किंग ऑन ए ग्रुप प्रोजेक्ट एंड वन ग्रुप leader shouts at the members who make mistakes. The other group leader encourages everyone and says, "Great job," even when small progress is made. So, which group do you think works better? आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप बेटर काम करेगा? नेचुरली सेकंड वाला, क्योंकि people are treated kindly and fairly, they feel motivated to do better. This is called aspirate d corps और team spirit। इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है एक और कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्शन। एक्शन का मतलब हुआ कॉज, व्हाट एक्शन विल लीड टू व्हाट इफेक्ट, what action will lead to what result. For example, अगर एक स्कूल में होमवर्क दिया जाता है एंड इज चेक्ड रेगुलरली, द स्टूडेंट्स स्टे प्रिपेयर्ड एंड परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स। बट इफ इट इज नेवर चेक्ड, स्टूडेंट्स मे स्टॉप टेकिंग इट सीरियसली एंड मार्क्स गो डाउन। अगर आपका टीचर आपको काम देता है और रेगुलरली चेक करता है, तो आपके मन में एक डर रहता है कि ये चेक होगा तो आप काम करेंगे। लेकिन अगर आपका टीचर कभी कभी करता है या चेक नहीं करता है, आपको काम देने के बाद भूल जाता है, तो आपको भी ये रहेगा कि भैया किसी ने चेक तो करना ही नहीं है, मैं काम क्यों करूं। तो ऐसे ही कॉर्पोरेट में आपको काम दे दिया गया, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई, आपकी रिपोर्टिंग किसी को नहीं है, तो आप वो काम करें चाहे ना करें, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। फर्क तो अल्टीमेटली कंपनी को पड़ेगा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि मैं क्यों करूं, क्या फर्क पड़ रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखना पड़ता है। और इसलिए कहा जाता है कि रेगुलर होमवर्क इज इक्वल टू बेटर परफॉर्मेंस, बट नो चेकिंग इज इक्वल टू पुअर परफॉर्मेंस। एंड दिस शोज ए क्लियर लिंक बिटवीन व्हाट you do, what is the cause, and what happens next, what is its effect। इसी तरह से मैनेजमेंट में होता है। इफ एम्प्लॉयज आर रिस्पेक्टेड एंड रिवॉर्डेड, क्योंकि कॉज है किसके लिए, उनके हार्ड वर्क करने के लिए। तो हार्ड वर्क का जो इफेक्ट है वो तभी आएगा अगर एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट और रिवॉर्ड दी जाएगी। कंटिंजेंट, द प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर अप्लाइड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, इन अ फैक्ट्री यूनिट ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिसीजंस आर सेंट्रलाइज्ड फॉर सेफ्टी एंड कोऑर्डिनेशन, बट इन द मार्केटिंग टीम एम्प्लॉयज आर अलाउड टू मेक लोकल लेवल डिसीजंस to react faster to the customer needs. One principle, different application depending on the context. Right बच्चों? अब हम आते हैं कि
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? तो these principles provide useful insight to the managers. They act like a guidebook for the managers in decision making. अगर एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि एक टीम लीडर है कंपनी का, और वो यूनिटी ऑफ कमांड का यूज करता है ताकि हर एम्प्लॉय को पता चले कि उसको किसको रिपोर्ट करनी है, तो इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और टाइम भी बचेगा। नहीं तो अगर किसी एम्प्लॉय को यही नहीं पता होगा कि मैंने काम कर लिया, मुझे रिपोर्टिंग किसको करनी है या मुझे काम लेना किससे है, तो ये कंफ्यूजन रहेगी और टाइम वेस्ट होगा। इसी तरह से एक और सिग्निफिकेंस इनका है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे हेल्प टू अवॉइड वेस्टेज एंड इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं कि ग्रोसरी स्टोर के अंदर मैनेजर यूजेस ऑर्डर बाय प्लेसिंग गुड्स इन स्पेसिफिक आइल्स सो कस्टमर्स एंड स्टाफ डोंट वेस्ट टाइम। अगर आपके पास रिसोर्सेज, एक ग्रोसरी स्टोर है, उसमें जाते हैं और आइल के अंदर प्रॉपरली चीजें पड़ी हुई हैं, तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आपके ना तो कस्टमर्स को ढूंढनी पड़ेंगी और ना स्टाफ को ढूंढनी पड़ेंगी। कस्टमर्स का भी टाइम बचेगा, स्टाफ का भी टाइम बचेगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि क्योंकि रिसोर्सेज एंड टाइम आर यूज्ड एफिशिएंटली। कहाँ पे? इन द ग्रोसरी स्टोर। इसी तरह से another significance of principles of management is scientific decisions. They help to take the decisions based on logic and not guesswork. ये कोई guesswork नहीं होता है। Example, a company launches a new product based on customer research, data analysis, and not just gut feeling. Principles guide them in testing and evaluating outcomes. अगर एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, जैसे कि आपके टूथपेस्ट की कंपनी हो गई, चाय पत्ती की कंपनी हो गई, इन वस्तुओं को हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। दे डू नॉट लॉन्च सोप और शैम्पू जस्ट बिकॉज समवन थिंक्स इट विल वर्क। वो कोई सोच के आया घर से कि ये शैम्पू हम बना देंगे तो ये चलेगा, तो ऐसा नहीं है। वो पहले सर्वे करते हैं कि कैसी मार्केट है, वहां पे किस तरह के लोग हैं, यंग लोग ज्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं। उसी तरह से उस मार्केट का एक डाटा इकट्ठा होता है, उस डाटा के की एनालिसिस होता है और उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करें या ना करें, या अभी करें या बाद में करें। तो दिस शोज देयर डिसीजंस आर साइंटिफिक एंड नॉट इमोशनल। कोई इमोशंस पे बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस हमेशा डाटा पे चलता है और सिस्टम से चलता है। और दे अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड इनिशिएटिव टू मेक बेटर चॉइसेस नेचुरली। अगला सिग्निफिकेंस है मीटिंग चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल टू अडैप्ट चेंजेस इन द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, कंपनीज मूव टू रिमोट वर्क ड्यूरिंग कोविड-19 by adjusting its planning and reporting methods. It shows कि how principles help manage change. अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? आप ऑफिस नहीं जा सकते थे, लोग घरों से काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिपोर्टिंग तो करी, प्लानिंग चेंज हुई, सब ऑनलाइन मीट करते थे, ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग होती थी। तो इससे क्या पता चला कि आपकी मीटिंग का जो चांस रूल था वो चेंज करके हमने ऑनलाइन मीटिंग कर दिया। जैसे कि कोर्ट्स में है हियरिंग, उस समय सारे कोर्ट्स बंद नहीं हो गए थे, चल रहे थे लेकिन ऑनलाइन चल रहे थे। इसी तरह से सारे काम कोविड ने चेंज कर दिया। जरूरत के हिसाब से हमने उसको, रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो हमने उसको उस तरह से ढाल लिया। तो यही एक सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। And fulfilling social responsibility. The principles of management also help businesses to behave ethically and contribute to the society. For example, companies follow equity by hiring rural workers, training and then employing. Thus, they balance profit with social good. अगर एक कंपनी है और वो एक चाहती है कि पिछड़े वर्ग के लोग भी आए और मेन गरीबी की रेखा से ऊपर उठे, तो वो उन लोगों को चुनती है, उनको ट्रेन करती है, वो उस कंपनी में काम करते हैं। उससे क्या होता है? कंपनी का भी फायदा होता है और बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो एक वो सोशल गुड कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे उनका भी काम हो रहा है और सोसाइटी का भी भला हो रहा है। इसी तरह से अगला सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन बिजनेस स्कूल्स एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसको हम यूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए भी, जैसे टॉप कॉलेजेस, आईआईएम्स, एमबीएस। यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, उनको पढ़ते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं ये सिखाया जाता है उनको वहां पे। दिस शोज दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन एंड फ्यूचर लीडरशिप। हम आपको भी, अपना ही एग्जांपल ले लो ना, हम आपको भी ये प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ताकि आप कल को बड़े व्यापारी बने, बिजनेस हाउस में जाएं, बिजनेस मैनेज करें, सीईओ बने।
तो ये प्रिंसिपल्स का यूज करके आप अपने काम को बेहतर कर सकें। अब बच्चों, सबसे बड़ा नाम अगर मैनेजमेंट में मैं लूं तो हेनरी फेयोल का आता है। इस व्यक्ति ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। 1916 में उसने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और आज भी ये होल्ड गुड कर रहे हैं। और अगर इसको, मैं हेनरी फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ही वॉज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और ये एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि एक माइनिंग कंपनी में काम करते थे। एंड सीनियर मैनेजर जब वो बने तो उन्होंने नोटिस किया कि मैनेजिंग पीपल एंड ऑपरेशंस नीड प्रॉपर सिस्टम। उनको महसूस हुआ कि लोगों को मैनेज करना और ऑपरेशंस चलाने को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चलाना चाहिए, जस्ट लाइक ए मशीन नीड्स प्रॉपर पार्ट्स। तो उन्होंने एक 14 प्रिंसिपल्स दिए जिससे कि वर्क इंप्रूव हो सकता था, डिसिप्लिन मेंटेन होता था, टीम वर्क बिल्ड होता था और गोल्स अचीव होते थे बड़े स्मूथली। तो फेयर्स प्रिंसिपल्स को हम कह सकते हैं कि ये कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। दे आर लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स फॉर द मैनेजर्स। दे हेल्प गाइड पीपल इन डूइंग देयर जॉब्स बेटर। ट्रैफिक का सिग्नल है कोई, वैसे तो वो स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन एक साइन है आपके लिए। आपको वहां रुकना है तो आप अच्छे से ट्रैफिक मैनेज होता रहेगा। नहीं रुकेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। और ये प्रिंसिपल्स हर जगह फॉलो होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, शॉप हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, इंफोसिस, अमेजन जैसी हो, सब जगह यूज होते हैं। और हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स थे जो कि मैंने यहाँ आपको बताता हूँ, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क है, जिसमें कहा जाता है कि काम को अलग अलग पार्ट्स में बांट दो तो एक आदमी एक तरह का टास्क अच्छे से कर सकता है। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। गिव पावर टू गिव ऑर्डर्स बट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास पावर तो है कि आप ऑर्डर दे दो, लेकिन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो कोई काम की नहीं है आपकी पावर। डिसिप्लिन, फॉलो द रूल्स एंड द एग्रीमेंट्स। यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस वन पर्सन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान फॉर वन ग्रुप एक्टिविटी। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कंपनीज इंटरेस्ट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। कंपनी का इंटरेस्ट सर्वोपरि है, उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट आता है। और ये बात हर जगह लागू होती है। देश का इंटरेस्ट सर्वोपरि है, पर्सनल इंटरेस्ट बाद में आता है। रेमुनरेशन, फेयर पे फॉर फेयर वर्क। दो आदमी सेम काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी बराबर होनी चाहिए, उनकी रेमुनरेशन बराबर होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज द बैलेंस कि हु टेक्स डिसीजन, टॉप लेवल और लोअर लेवल। स्केलर चेन, follow the official chain of command. Order, keep everyone and everything in right place. There should be an order. Equity, be fair and kind to everyone. Stability of personnel, keep employees for a long time, avoid frequent changes. अगर पर्सन को स्टेबिलिटी की अनुभूति होगी तो वो अच्छे से काम करेंगे। इनिशिएटिव, allow employees to take ideas and act. एंड लास्ट आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। टीम वर्क एंड यूनिटी मेक सक्सेस इजियर। ये मैंने अभी सिर्फ पढ़ दी हैं आपके लिए 14 प्रिंसिपल्स। अभी हम इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। राइट बच्चों, सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, लार्ज टास्क शुड बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर जॉब्स। ईच पर्सन शुड डू ओनली वन स्पेसिफिक जॉब। दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। This improves speed, skill, and productivity. Henry Fayol believed that when work is divided and each person is given a specific role, they get better and faster at it. Division of work is equal to one person, one task, many benefits. हेनरी फेयोल का ये कहना है कि एक जॉब है जो बड़ा है उसको हम ब्रेक कर दें। कि बड़ा जॉब हमारा क्या है कि स्कूल में फंक्शन कराना है, अब हमने उसको ब्रेक कर दिया कि फंक्शन के लिए स्टेज तैयार होनी है, फंक्शन के लिए हमारे को बच्चों को तैयार करना है, जो प्ले वहां पे होना है उसके लिए बच्चों को तैयार करना है, उनकी डायलॉग्स लिखे जाने हैं, उनकी प्रैक्टिस होनी है, खाने पीने का अरेंजमेंट होना है, टेंट होना है। तो ये सब काम एक आदमी नहीं कर सकता। उसको हमने बड़ा काम जो था कि स्कूल में फंक्शन होना है उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे जॉब्स में। अब हर हर आदमी को, हर टीचर को एक एक जॉब दे दिया कि तुम बच्चों को तैयार करोगे, तुम स्टेज को तैयार करवाओगे, तुम डायलॉग्स लिखवाओगे, तुम प्रैक्टिस करवाओगे, तुम ओवरऑल सजावट देखोगे। तो उस तरह से सब लोगों को अपना अपना काम मिल गया, सबने अपना अपना काम टाइम पे किया, पूरा काम हो गया, फंक्शन अच्छे से होल्ड हो गया। इसी तरह से कंपनीज में होता है। आपने एक बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करके हेड्स बना दिए जो अपने अपने काम को देखेंगे, और वो सारे काम जब
टाइमली पूरे हो जाते हैं तो बड़ा काम अपने आप पूरा हो गया। अब इसी को मैं कॉर्पोरेट का एग्जांपल लेता हूँ, इन्हें मारुति सुजुकी कार प्लांट। वन वर्कर फिट्स द व्हील्स, अनदर इंस्टॉल्स द सीट्स, अनदर पेंट्स द बॉडी, and doing the same job daily improves the speed, quality, and efficiency. This is specialization. As a result, the company saves time, reduces errors, and increases productivity. अब कार बन रही है, कार में एक आदमी स्टीयरिंग फिट करता है, एक आदमी सीटें बनाता है, एक आदमी बॉडी को पेंट करता है। एक ही काम को करते करते उनकी उनमें स्पीड भी बढ़ जाती है, और उनके काम में क्वालिटी भी आती है और एफिशिएंसी भी आती है, और जिससे एक स्पेशलाइजेशन हो जाती है उस आदमी की। तो इस तरह से करने से टाइम भी बचता है, गलती का गुंजाइश भी कम रहती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये था डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक डिसीजंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटी टू कंप्लीट द असाइन्ड वर्क। बच्चों यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि हमारा संविधान ही कहता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स तो मिले हैं, लेकिन आपकी ड्यूटीज भी हैं। तो सेम सेम लॉजिक यहाँ पर लगा है, एंड दे मस्ट गो हैंड इन हैंड। If someone has the power, they must also be held accountable. Fayol said that for a manager to get the work done, they must have the authority, the right to give instructions. But along with that responsibility, they should also, that authority, they should also have responsibility. That is, they must be answerable for what happens. क्योंकि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है मिस यूज ऑफ पावर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी का मतलब होता है हेल्पलेसनेस। एग्जाम्पल लें, अगर स्कूल के मॉनिटर को कह दिया, आपकी क्लास के मॉनिटर को बोला कि डिसिप्लिन मेंटेन करो, तो उनको अथॉरिटी दे दी कि वो बच्चों को कहें कि चुप रहें, लेकिन दे ऑल्सो कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ द क्लास गेट्स नॉइजी। ठीक है, अगर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर क्लास शोर मचा रही है, उसके पास अथॉरिटी है कि बच्चों को कहे कि चुप रहे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है कि अगर बच्चे चुप नहीं हो रहे हैं तो यू कैन नॉट गिव someone duties without giving them power, and you cannot give power without expecting the responsibility. तो अगर हम कॉर्पोरेट का एग्जांपल लें, एक सुपरमार्केट है, वेयर हाउस, और वहां पर वेयर हाउस मैनेजर हैज अथॉरिटी टू असाइन डिलीवरी स्लॉट्स टू द स्टाफ, बट इफ द डिलीवरीज आर डिलेड और रॉन्ग पैकेजेस आर सेंट, मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। A good manager always uses power wisely and takes responsibility for the results. पता चलो वेयर हाउस का जो मैनेजर साहब है, उनको जो ड्यूटी दी गई थी, इस स्लॉट्स जो है स्टाफ को डिलीवरी के स्लॉट्स देने हैं, उन्होंने वो तो दे दिए, लेकिन क्या किया, गलत पैकेज डिलीवर हो गया, टाइम पर नहीं हुआ, तो उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी मैनेजर की होगी। तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन मीन्स रिस्पेक्टिंग द रूल्स एंड एग्रीमेंट्स। दिस अप्लाइज टू ऑल मैनेजर्स एज वेल एज एम्प्लॉइज, क्योंकि डिसिप्लिन बिल्ड्स ट्रस्ट, एक विश्वास जगाता है, ऑर्डर रहता है, सारी चीजें स्मूथली फंक्शन करती हैं। एसेंशियल्स फॉर सक्सेस, एसेंशियल फॉर सक्सेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन डज नॉट ओनली मीन बीइंग स्ट्रिक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्ट्रिक्ट है कि छड़ी घुमा दी और डंडे के ऊपर इशारा हो रहा है। डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग द रूल्स, बीइंग सिंसियर एंड शोइंग रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि आप डंडे के जोर पे ही सजा मिलेगी, इसी के डर से आप काम कर रहे हैं। आपके अंदर से भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमको डिसिप्लिन में रहना है, ऑर्डर को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, लाइक फ्रॉम जूनियर मैनेजर्स, जूनियर वर्कर्स टू द टॉप मैनेजर्स। और कोई भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों, नो डिसिप्लिन मीन्स देयर इज नो हार्मनी। For example, if your school starts at 8 a.m. and a student regularly comes late, it causes disturbance. बच्चा क्लास चल रही है और वो 8 बजे का स्कूल है, वो 9 बजे भाई साहब अंदर आके पूछ रहे हैं, मैडम मे आई कम इन, तो सारी क्लास डिस्टर्ब होगी। उनको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। कॉर्पोरेट का एग्जांपल ले लो, स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू वियर सेफ्टी गियर इनसाइड द फैक्ट्री। इफ समवन इग्नोर्स दिस रूल, दिस कुड लीड टू एन एक्सीडेंट। एक रूल बना दिया गया है कि आपको, जब स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे बहुत खतरा होता है, तो आपको सेफ्टी गियर पहन के ही फैक्ट्री में जाना है। आप नहीं जाते हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो वो रूल डिसिप्लिन इसीलिए बनाया गया, आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए। बट इफ एवरीवन कम्स ऑन टाइम, क्लासेस रन स्मूथली। डिसिप्लिन बिल्ड स्ट्रॉन्गर ऑर्डर, avoids confusion and keeps everyone on the same page. Discipline is the foundation of success in any school or company or organization. बेटा डिसिप्लिन अगर जिंदगी में, स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, अगर जिंदगी में भी आप डिसिप्लिन से काम करोगे ना, तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं है। डिसिप्लिन इज द की वर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मेरी ये बात याद रखना बच्चों।
पढ़ाई में भी ये बहुत जरूरी है, आपके खेलों में भी बहुत जरूरी है, जिंदगी के हर काम में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपका शरीर भी तभी काम करता है अच्छे से, अगर वो डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो। आज आपने डिसिप्लिन छोड़ दिया, कभी किसी समय खाना खा रहे हो, कभी किसी समय खाना खा रहे हो, तो हमारी बॉडी भी अपने आप, हमारी कुदरत भी हमारे साथ नहीं चलती है और हमारा शरीर खराब हो जाता है। राइट, चलो। तो प्रिंसिपल चौथा है जो फेयल ने दिया था, वो था यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ एक मिडिल लेवल पे और मेरे को हायर लेवल से उधर से भी ऑर्डर आ रहा है, उधर से भी ऑर्डर आ रहा है, उधर से भी ऑर्डर आ रहा है। इससे कंफ्यूजन होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैं किससे ऑर्डर लूँ, किसका मानूं किसका नहीं मानूं, कोई कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, तो सब हौच पौच हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होता है? इट हेल्प्स इन क्लियर कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, इट बिल्ड्स डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Fayol strongly believe the idea of one employee and one boss. If a person gets instructions from two different people, they may feel confused and do not know how whom to follow. तो अगर मैं स्कूल का एक सिंपल एग्जांपल हूँ, इफ द क्लास टीचर टेल्स यू टू कंप्लीट योर नोटबुक बट द स्पोर्ट्स टीचर टेल्स यू टू प्रैक्टिस एट द सेम टाइम, यू फील स्ट्रेस्ड एंड कंफ्यूज। इफ यू रिपोर्ट टू जस्ट वन टीचर फॉर दैट टास्क, एवरीथिंग इज क्लियर। आपको पीटी टीचर कह रहा है कि आज स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, और आपको क्लास टीचर कह रही है कि अपना ये काम पूरा करो कॉपी में, तो आप क्या करोगे उसी समय? आप तो एक ही जगह जा सकते हो ना, या तो प्रैक्टिस करोगे या कॉपी पे काम करोगे। तो कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एक ही टीचर की बात सुननी होगी तो जो वो कहेगा करना पड़ेगा। ऐसे ही कॉर्पोरेट में देखो, इन ए सुपरमार्केट वेयर हाउस, where a delivery staff member takes instruction from only their area manager, and if they start getting orders from the storekeeper too, there would be always delays. अब storekeeper साहब उसको कहीं और भेज रहे हैं, एरिया मैनेजर उसको कहीं और भेज रहा है, there will be delays, errors and blame games। वो कहेगा उसने कहा था, वो कहेगा उसने कहा था, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो unity of command avoids all that, and it ensures order, discipline and quick decisions। तो देखा आपने कितना जरूरी है यूनिटी ऑफ कमांड्स। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो फेयल ने दिया था वो था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब एक ग्रुप की अगर एक्टिविटी है तो एक ही प्लान होना चाहिए और उसका एक ही हेड होना चाहिए। ऑल एफर्ट शुड मूव इन द सेम डायरेक्शन। इससे क्या होता है? इससे डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन दूर होती है और कोऑर्डिनेशन और फोकस मिलता है। दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट ईच डिपार्टमेंट और टीम इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क अंडर वन प्लान एंड वन लीडर फॉर वन गोल। इट्स डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड से ये डिफरेंट है, ये दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन which is about one person getting orders from only one boss। यूनिटी ऑफ कमांड कहता था एक आदमी को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा। यहाँ पे फोकस है ग्रुप एफर्ट्स बीइंग वेल कोऑर्डिनेटेड। तो वन टीम, वन प्लान, वन लीडर, दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सब एक ही तरफ अपने ध्येय को, अपने गोल को मानते हुए उसी तरफ चल रहे हैं। तो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम इसको एग्जांपल से लेते हैं। इन योर स्कूल्स एनुअल डे, द डांस ग्रुप शुड फॉलो वन डांस टीचर एंड वन रिहर्सल शेड्यूल। आपका एक ही डांस टीचर होना चाहिए जो आपको बताएगा, एंड वन रिहर्सल शेड्यूल। आपको दो टीचर डांस बता रहे हैं, एक कहेगा ऐसा स्टेप उठाओ, दूसरा कहेगा इस रिदम पे ये स्टेप उठाओ, तो आप कैसे कर पाओगे? और वन रिहर्सल शेड्यूल, आपका रिहर्सल शेड्यूल भी एक ही तरह का होना चाहिए सब बच्चों का। ये नहीं कि एक बच्चा इस समय आ रहा है, दूसरा बच्चा शाम को आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, रिदम कैसे आएगा? ठीक है। अब एक और कॉर्पोरेट एग्जांपल लेते हैं। एट ए बटर एंड आइसक्रीम मेकिंग कंपनी, द मार्केटिंग टीम वर्क्स अंडर सिंगल प्लान टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। जैसे आइसक्रीम का नया फ्लेवर लॉन्च करना है, तो ये एक प्लान है जिसका एक ही लीडर है, एंड एवरीवन वर्क्स टुगेदर फॉर दैट स्पेसिफिक गोल। दिस अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड एंश्योर्स फोकस्ड रिजल्ट्स। अब आइसक्रीम मेकिंग कंपनी के अंदर मार्केटिंग टीम में एक काम करती है जिसका प्लान है कि नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, टीम उसके लिए काम करेगी, तभी बेटर रिजल्ट आएगा और तभी वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा मार्केट में। चलिए, सिक्स प्रिंसिपल जो फेयल साहब ने दिया था वो था सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आपका पर्सनल इंटरेस्ट मायने नहीं रखता है, आपकी कंपनी का या जनरल इंटरेस्ट ज्यादा मायने रखता है। द कंपनीज गोल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सनल गोल्स। पर्सनल इंटरेस्ट शुड नॉट कन्फ्लिक्ट विद द टीम और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मैनेजर्स मस्ट इंश्योर टीम स्पिरिट एंड अलाइनमेंट। ये मैनेजर्स की ड्यूटी है कि टीम स्पिरिट और अलाइनमेंट के ऊपर ध्यान दे। दिस प्रमोट्स यूनिटी एंड स्मूथ फंक्शनिंग। ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? दिस सेज दैट कंपनी और टीम्स गोल्स शुड कम बिफोर द पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स। इट फेयर बिलीव दैट इफ एवरीवन only thinks about themselves, teamwork suffers, the goals are not met। क्यों? तो फिर सक्सेस का मंत्र क्या है? थिंक ऑफ टीम फर्स्ट, योर सक्सेस डिपेंड ऑन टीम सक्सेस। बच्चों, अगर क्रिकेट का भी मैच है,
बैट्समैन वहां पे बैटिंग कर रहा हो अपनी सेंचुरी के लिए लगा हुआ, धीरे 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 चलते हुए कि मैं आउट ना हूं, मेरी सेंचुरी बन जाए। टीम तो मैच हार जाएगी या जीतने वाली होगी तो वो नहीं जीत पाएगी। लेकिन अगर उसने टीम के बारे में सोचा, सेंचुरी नहीं भी बनी तो भी उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलेगा कि हाँ भैया इसने मैच जिताया। समझ गए? क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, चलो एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज योर क्लास हैज टू प्रिपेयर ए ग्रुप प्रोजेक्ट। आपकी क्लास ने एक प्रोजेक्ट बनाना है और वन स्टूडेंट वांट्स टू डिजाइन ए सेपरेट प्रोजेक्ट, और एक बच्चा कहता है नहीं जी मैं तो अलग बनाऊंगा। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और वो जो आपका एक ग्रुप है, आपको सब एक साथ नहीं चल रहे हो, एक बच्चा कुछ और कह रहा है, एक बच्चा कुछ और कह रहा है। तो इफ एवरीवन वर्क्स टुगेदर और प्रोजेक्ट के लिए काम करते हो, सारे बच्चे मिलके अपना अपना रोल पूरा करते हो, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा और सारा सक्सेसफुल हो जाएगा काम। इसी तरह से कॉर्पोरेट में, चलो इन्फोसिस में क्या होता है, इफ एन एम्प्लॉय इंसिस्ट ऑन यूजिंग ए पर्सनल कोडिंग स्टाइल दैट डजंट मैच द प्रोजेक्ट टीम्स फॉर्मेट। कोडिंग करती है इन्फोसिस और वो आदमी अपनी ही कोडिंग स्टाइल दे रहा है जो कि टीम के प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? इट स्लोज डाउन द टीम, इट इंक्रीजेस कंफ्यूजन एंड डिलेज द डिलीवरी। प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं हो पाएगा टाइमली। एम्प्लॉयज मस्ट देयरफॉर फेल। सब क्या कहते थे, एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो टीम गाइडलाइंस एंड पुटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स फर्स्ट। राइट। अगला प्रिंसिपल आता है रेमुनरेशन। ये कहता है कि फेयर एंड रीजनेबल पेमेंट फॉर वर्क। This motivates employees to perform better. It Payment should be based on workload, role, and business capacity. It encourages loyalty and reduces turnover. Fayol साहब ने क्या कहा था कि people should be paid fairly for the work they do. If the workers are underpaid, they feel demotivated. If overpaid, it wastes company's resources. So सैलरी या रेमुनरेशन कैसी होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए। हर आदमी को फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और उसको अगर आप अंडर पे करते हो तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ओवर पे कर देते हो, सपोज वो आदमी काम करता ही नहीं है या उस काम के करने लायक नहीं है और फिर भी आप उसको वो पैसा दे रहे हो जिसके वो लायक नहीं है, तो आप कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। और रेमुनरेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसे से ही होती है। रेमुनरेशन कैन बी फाइनेंशियल, सैलरी हो दे दिया, बोनस दे दिया, वो फाइनेंशियल रेमुनरेशन है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल भी होती है। जैसे आपने उसकी प्रेज करी, उसको रिकग्निशन दी, अवार्ड दिया, अच्छे वर्किंग कंडीशन दिए, ये भी एक रेमुनरेशन है जिससे कि एम्प्लॉय और मोटिवेट होता है अच्छा काम करने के लिए। तो व्हेन यू पे फेयरली पीपल स्टे लॉयल एंड वर्क बेटर। अगर स्कूल का एग्जांपल फिर से लेता हूँ, एक कि इमेजिन यू वर्क रियली हार्ड इन ए ग्रुप प्रोजेक्ट बट योर टीचर गिव इक्वल मार्क्स टू स्टूडेंट हु barely हेल्प। तो इट फील्स अनफेयर, नहीं? एंड व्हेन द एफर्ट इज रिवार्डेड फेयरली स्टूडेंट्स फील मोर मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट। अब आप सब बच्चों ने मिलकर उसमें काम किया जिसमें आपने बहुत मेहनत करी और एक बच्चे ने बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करी, तो टीचर ने सबको बराबर नंबर दे दिए कि पूरे ग्रुप में भैया इस ग्रुप के सबको 10 में से 10 मिल गए। सबको महसूस होगा यार मैंने ज्यादा मेहनत करी और मुझे नहीं दिया, और उसने कुछ भी नहीं किया, आखिरी दिन बस आके बैठ गया और उसको ज्यादा मिल गए। तो वो थोड़ा मैनेजर को या टीचर को देखना चाहिए। और कॉर्पोरेट का एग्जांपल लेता हूँ कि इफ इन ए कंपनी वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज हु परफॉर्म वेल आर गिवन बोनसेस एंड रिकॉग्निशन, दिस कीप्स देम हैप्पी एंड लॉयल एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ लीविंग द जॉब। तो फेयर पे का मतलब होता है दिस लीड्स टू बेटर वर्क एंड बेटर वर्क लीड्स टू हैप्पी कंपनी। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो फेल्स आपने दिया था वो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है टॉप मैनेजर्स मेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग इज शेयर्ड विद लोअर लेवल्स। So balance depends on the situation and size of the organization, and aim is to ensure efficient and quick decision. So fails हमने कहा था neither full centralization nor full decentralization is good. A good manager finds the right balance depending on the work and people involved. तो क्या कहा था उन्होंने? Right balance is equal to right results. Too much control slows down the things and too little control creates confusion. फिर से स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। प्रिंसिपल साहब टेक्स बिग डिसीजंस लाइक एग्जाम्स, हॉलीडेज, सेंट्रलाइजेशन हो गया, बड़े बड़े डिसीजन वो लेते हैं। क्लास मॉनिटर्स एंड हाउस कैप्टन्स टेक स्मॉल डिसीजंस लाइक टीम सिलेक्शन। ये डिसेंट्रलाइजेशन है। अब इसके लिए प्रिंसिपल साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये मॉनिटर साहब और या हाउस कैप्टन ही कर लेंगे। दिस हेल्प्स थिंग्स मूव फास्टर एंड कीप एवरीवन इन्वॉल्व। बच्चों एक हंसी की बात बताता हूँ। मेरे घर में भी जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं ना, जैसे आज खाने में क्या बनेगा, हाँ, अ, कौन से मेड को रखा जाएगा, हमें कौन सी मूवी देखने जाना है, ये बड़े बड़े डिसीजन ये तो हमारी धर्मपत्नी जी लेती हैं।
और जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं कि भारत पाक समस्या का क्या होगा, हाँ इसराइल ईरान की समस्या का क्या हुआ, ऐसे डिसीजन मैं लेता हूँ। चलिए एक कॉर्पोरेट का एग्जांपल लेता हूँ, मजाक की बात को छोड़िए। इन ए रिटेल शोरूम बिजनेस, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स डिसाइड करते हैं एक्सपेंशन प्लान्स, न्यू स्टोर लोकेशंस। इसको कहेंगे हम सेंट्रलाइज्ड है, बिकॉज टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव इसको डिसाइड कर रहे हैं। बट स्टोर मैनेजर की भूमिका कहाँ पे आती है, किस कौन से स्टाफ को किस शिफ्ट पे लगाना है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा जाना है। तो ये सब बातें जो डिसीजन ले जा रही हैं स्टोर मैनेजर के द्वारा, तो हम कहेंगे ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो दिस मिक्स ऑफ कंट्रोल एंड फ्रीडम एंश्योर्स बेटर एफिशिएंसी एंड क्विक डिसीजंस एट ऑल लेवल्स। ठीक है। अगला प्रिंसिपल आता है ऑर्डर। सो ऑर्डर का मतलब है एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन द राइट प्लेस, प्रॉपर मैनेजमेंट अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स, things, and people. This ensures smooth workflow, saves time and effort, and prevents confusions and delays. Fayol साहब ने कहा था for any organization to function well, there must be order. Thus, meaning everything is placed where it belongs and everyone knows their position. There are two types of order. दो तरह के order होते हैं, एक material order, things are kept in the right place, and एक होता है social order, कि right person is at the right job. Thus, a place for everything and everything in its place. Order का मतलब ये होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए एक जगह है और हर चीज अपनी जगह पर है, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो स्कूल का एग्जांपल यदि हम लें, इफ बुक्स आर रैंडमली केप्ट ऑल ओवर द क्लासरूम यू विल वेस्ट टाइम सर्चिंग इट एवरी डे, बट इफ ऑल द बुक्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट शेल्फ एंड ईच स्टूडेंट सिट्स इन देयर असाइंड सीट, एवरीथिंग रन स्मूथली। ठीक है। एंड इसका कॉर्पोरेट एग्जांपल, एक कोऑपरेटिव स्टोर या बाजार के अंदर goods are neatly placed in sections, groceries, clothes, electronics. Staff are posted at specific counters. This order helps customers shop faster and makes the store more efficient. तो अगला प्रिंसिपल है इक्विटी। तो बी फेयर, काइंड एंड जस्ट टू द एम्प्लॉइज। आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन। दिस बिल्ड्स लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, इंक्रीजेस टीम स्पिरिट एंड मोटिवेशन। फेल साहब ने क्या कहा था, मैनेजर शुड ट्रीट ऑल द एम्प्लॉइज विद इक्वालिटी एंड काइंडनेस। It doesn't mean everyone gets the same treatment, but rather everyone is treated fairly based on their work and needs. And when employees feel valued and respected, they give their best. So क्या फेयरनेस बिल्ड्स लॉयल्टी, और इक्विटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट और जस्टिस। इफ अब स्कूल का एग्जांपल लें, इफ अ टीचर ऑलवेज प्रेजेस ओनली टॉपर्स एंड इग्नोर्स अदर्स, द स्टूडेंट्स फील लेफ्ट आउट। इफ टीचर एनकरेजेस ऑल स्टूडेंट्स, स्पेशली द वन इंप्रूविंग, द होल क्लास फील्स मोटिवेटेड। ये इक्विटी है। और कॉर्पोरेट में देखें, ए बिग एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी, runs training programs for rural youth and women entrepreneurs to give them opportunities. This shows equity, balancing profit with fairness and giving all a chance to grow. The company ने क्या किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाया रूरल बच्चों के लिए या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो उन्होंने एक बैलेंस, अपना प्रॉफिट तो कमा ही रही है लेकिन एक फेयरनेस के साथ, और सबको एक चांस दे रही है ग्रो करने का। इसी तरह से नेक्स्ट प्रिंसिपल जो फेल साहब ने दिया था वो था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस इन स्टाफ रिड्यूसेस एफिशिएंसी। आपको रोज स्टाफ नहीं बदलना है, एम्प्लॉयज नीड टाइम टू लर्न। आपको समझना पड़ेगा कि सबको टाइम और समय लगता है चीजों को समझने के लिए और सेटल होने के लिए। और स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, स्किल एंड लॉयल्टी, रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू स्टाफ। आप नया बंदा लाओगे, आपको कॉस्ट भी लगेगी और आपको उसको दोबारा से ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो स्टेबिलिटी, अगर एम्प्लॉय के दिमाग में एक स्टेबिलिटी है कि हाँ मेरी नौकरी पक्की है, तो वो ढंग से काम कर सकता है। नहीं तो वो बेचारा यही सोचता रहेगा आज नौकरी है कल है कि नहीं पता नहीं, तो वो बेचारा उसी में लगा रहेगा, शायद दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश करे, तो वो लॉयल्टी नहीं आएगी। फयोल साहब ने यही कहा था, ये कंपनी शुड ट्राई टू कीप इट्स एम्प्लॉयज फॉर अ लॉन्गर टाइम। इफ पीपल लीव क्विकली और आर ट्रांसफर्ड, then work gets disturbed. Employees do better when they feel secure in the job and are given time to grow and learn. तो स्टेबल टीम से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपकी क्लास में देखा जाए तो अगर न्यू मैथ टीचर हर बार आता है तो आप सिलेबस को फॉलो ही नहीं कर पाओगे ढंग से। बट इफ वन टीचर स्टेज ऑल ईयर, पूरा साल वो रहती है, स्टूडेंट्स फील्स कंफर्टेबल एंड अंडरस्टैंड बेटर, दैट इज स्टेबिलिटी। इसी तरह से आईटी कंपनी के अंदर अगर देखें
तो वहां पे एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाता है तो स्टे लॉन्ग टर्म, ताकि उससे उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छे से होते हैं और फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। तो इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस वर्कफोर्स तैयार खड़ी हो जाती है, विच इज गुड फॉर बोथ द एम्प्लॉयज एंड द कंपनी, राइट। और अगला प्रिंसिपल जो फेयल साहब ने दिया था वो था इनिशिएटिव। तो एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज थिंक एंड एक्ट, मैनेजर्स मस्ट सपोर्ट न्यू आइडियाज एंड सजेशंस, दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड इन्वॉल्वमेंट, दिस लीड्स टू बेटर सॉल्यूशंस एंड मोटिवेशन। फेल साहब ने कहा था कि मैनेजर शुड गिव एम्प्लॉयज द फ्रीडम टू सजेस्ट आइडियाज एंड टेक स्मॉल डिसीजंस, दिस मेक्स एम्प्लॉयज फील वैल्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल and often leads to innovative solutions. And managers must guide, not control everything. तो उन्होंने कहा कि इनिशिएटिव सबको देना चाहिए, कि सब आदमी अपना अपना विचार रख सकें। हो सकता है कि कोई लोअर लेवल पे जो काम कर रहा है वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है एक प्रॉब्लम को। जरूरी नहीं है कि मैनेजर को ही सब कुछ पता हो, तो लेकिन उनको आपको मौका तो देना पड़ेगा ना, तभी तो वो इनिशिएटिव लेंगे। जैसे आपकी टीचर इफ लेट्स यू डिजाइन योर ओन पोस्टर फॉर अ साइंस एग्जीबिशन इंस्टेड ऑफ गिविंग ए फिक्स इंस्ट्रक्शन, तो आप हो सकता है बेटर डिजाइन दे सको उस पोस्टर के लिए। एंड एट ए गूगल एम्प्लॉयज आर एनकरेज टू यूज 20% ऑफ देयर वर्क टाइम टू डेवलप देयर ओन आइडियाज, सम ऑफ देयर बेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक जीमेल गूगल मैप्स कम फ्रॉम दिस इनिशिएटिव पॉलिसी। अब जीमेल गूगल मैप्स ये सब एम्प्लॉयज की सोच का नतीजा है, गूगल ने खुद नहीं बनाए हैं, उनके एम्प्लॉयज नहीं बनाए हैं। तो कितना अच्छा लगता है कि जब एक एम्प्लॉय ने आपको एक सजेशन दिया और वो सजेशन इतना कामयाब हुआ, कंपनी को इतना फायदा हुआ। ठीक है, चलिए। अब लास्ट प्रिंसिपल जो फेयल साहब ने दिया था वो था एस्पिरिट डी कॉप्स। तो एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। द मैनेजर शुड बिल्ड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कोऑपरेशन, सबको ये लगना चाहिए कि हम एक हैं। दिस रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रमोट्स ट्रस्ट, इट इंक्रीजेस मोरल, स्पीड एंड द सक्सेस। इट इज, अभी इसका ये ना एक फ्रेंच टर्म है एस्पिरिट डी कॉप्स, जिसका मतलब है स्पिरिट ऑफ द टीम। अब फेयर साहब ने कहा था कि जब people work together like a team, they perform better. Managers should encourage bonding, communication, and support among the employees. It's not just about working, it's about working together and happily. So जब हम एक होके चलते हैं, when we move as a one, we move faster and further. Teamwork wins. जैसे आपका एनुअल डे चल रहा है और आपकी टीचर साहब ने योर क्लास वर्क्स टुगेदर ऑन डांस, you help each other, share costumes and cheer for your team. This team spirit makes the event a success and creates memories. जैसे टाटा ग्रुप ने टीम बिल्ड करी ऑन ट्रस्ट एंड टुगेदरनेस, दे होल्ड टीम बिल्डिंग इवेंट्स एंड सपोर्ट ईच अदर लाइक ए फैमिली। सो दिस यूनिटी improves productivity and employees feel proud to be part of the organization. टाटा ग्रुप के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कितना वो एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं, और एक उनके एम्प्लॉयज भी एक टीम की तरह काम करते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वो सब नजर आती है, राइट। बच्चों ऐसे ही फेयोल साहब की तरह एक और मैनेजमेंट गुरु हुए थे जिनका नाम था F.W. टेलर। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो कि अमेरिकन इंजीनियर थे और उन्होंने स्टील कंपनी में काम किया था, तो उन्होंने नोटिस किया कि वर्कर्स वर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली एंड रैंडमली विदाउट स्टैंडर्ड मेथड्स। जो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर उन्होंने देखा कि मैनेजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन साइंस, नॉट ट्रेडिशन और पर्सनल ओपिनियन। और उन्होंने ये भी कहा कि ये फैक्ट्रीज में, मतलब फैक्ट्रीज के लिए ही नहीं, मॉडर्न कंपनीज में भी उसके आइडियाज को यूज किया जा सकता है। तो F.W. टेलर को भी हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते थे। एंड ही फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन फैक्ट्रीज एंड एम्फेसाइज्ड साइंस ओवर द गेस वर्क। उन्होंने कहा था कि ये एक साइंस है और गेस वर्क से नहीं चलती हैं कंपनियां। एंड ही अप्लाइड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू इंक्रीज आउटपुट एंड रिड्यूस कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, in a pizza outlet, if the chef makes pizza in their own style, time and ingredients may be wasted. टेलर ने क्या किया कि एक टेस्टेड मेथड टू मेक एवरी पिज्जा, सेम इंग्रेडिएंट्स, सेम स्टेप्स, सेम टाइम, दिस improves एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। अब पता चलो शेफ साहब जो हैं वो हर बार डिफरेंट तरह से पिज्जा बना रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, उनका स्वाद किसी समय कुछ होगा, किसी समय कुछ होगा, तो वो वेस्टेज है।
लेकिन एक स्टैंडर्ड बन गया कि उसको इतना ही नमक डालना है, इतना ही बाकी मटेरियल डालना है, इतने समय उसको बेक करना है, तो आपकी हमेशा कंसिस्टेंसी रहेगी, स्वाद आपका सेम रहेगा, एफिशिएंसी आएगी आपके काम में और क्वालिटी भी होगी। और टेलर साहब ने 4 प्रिंसिपल दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो कि मैं आपको बताता हूँ। फंक्शनल फोरमैनशिप, द वर्कर शुड रिपोर्ट टू डिफरेंट सुपरवाइजर्स नॉट जस्ट वन। उन्होंने वहां पे उन्होंने बोला था वन बॉस फॉर वन पर्सन, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया डिफरेंट सुपरवाइजर्स नॉट जस्ट वन, ईच एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक एरिया। फॉर एग्जांपल इन ए गारमेंट फैक्ट्री, वन सुपरवाइजर चेक्स द स्टिचिंग, अनदर चेक्स द कटिंग, अनदर चेक्स द क्वालिटी, एंड दिस इंप्रूव स्पेशलाइजेशन एंड रिड्यूसेस मिस्टेक्स। तो कहते हैं कि अब जो दर्जी है उसकी स्टिचिंग कोई और चेक करेगा, उसकी कटिंग जो है कोई और चेक करेगा, तो इस तरह से वो स्पेशलाइजेशन आएगी और कमियां कम होंगी। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन यूज द सेम साइज प्रोसेस टूल्स अक्रॉस ऑल यूनिट्स। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि एलिमिनेट अननेसेसरी टाइप्स और मॉडल्स। फॉर एग्जांपल, a company like Patanjali sells standard size toothpaste tubes to reduce confusion and save cost. It may also drop slow moving flavors to simplify the product range. अब एक अलग प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, वर्क स्टडी, जो कि 4 तरह की होती है। टेलर साहब ने कहा एक होती है मेथड स्टडी, बेस्ट वे टू डू ए जॉब। एग्जांपल, डिलीवरी बॉयज एट जोमेटो फॉलो ए फिक्स्ड रूट प्लान टू डिलीवर फास्टर। ये है मेथड, किस मेथड से डिलीवरी करी जाएगी। मोशन स्टडी, दिस एलिमिनेट्स यूजलेस बॉडी मूवमेंट्स। एग्जांपल, असेंबली लाइन वर्कर्स एट Hyundai आर ट्रेन टू मूव एफिशिएंटली रिड्यूसिंग दिस स्ट्रेन। ठीक है, कैसे मूव करना है उनको, कैसे जाना है, कैसे असेंबली लाइन पर पहुंचना है, कैसे काम करना है, उनको पता है। तो उससे स्ट्रेन कम होगा और एफिशिएंटली काम होगा। टाइम स्टडी, फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच टास्क, यानी कि टाइम फिक्स कर दिया जाए और सब लोगों को उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा मस्ट बी बेक्ड इन एग्जैक्टली इतने मिनट्स फॉर टाइमली डिलीवरी। इतने मिनट्स में अगर पिज्जा तैयार होगा और वर्कर भी उसी टाइम मोशन को फॉलो करते हुए चलेंगे, टाइमली डिलीवरी होगी। तभी वो कहते थे कि आधे घंटे में अगर नहीं आता है तो हम फ्री में देंगे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी वो रूल को फॉलो कर रहे हैं तो वो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। फटीग स्टडी, ये डिसाइड्स ब्रेक टाइम टू अवॉइड टायर्डनेस। एग्जांपल, कॉल सेंटर वर्कर्स गेट शॉर्ट ब्रेक्स आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स टू स्टे अलर्ट एंड प्रोडक्टिव। अब बंदा बात करे जा रहा है, थक चुका है, लेकिन फिर भी काम कर रहा है, तो वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी उसके काम में। तो फटीग स्टडी भी होनी चाहिए, जिसमें कि ब्रेक टाइम हर आदमी का डिसाइड होना चाहिए कि उसको कब थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है, ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके और अटेंटिव रहे। The differential piece wage system. So workers are paid based on their output. More output, higher rate per piece. Lesser output, lower rate per piece. Example, in a packaging unit, worker who packs more than 100 boxes in a day may earn rupees 5 per box. अगर कोई आदमी one who packs below 100, then he should earn rupees 3 per box. This motivates. इससे वर्कर्स को बढ़ावा मिलता है कि वो और काम करें. They feel motivated to work more. अब हम कंपैरिजन करें फेयल और टेलर साहब के बारे में, तो दोनों की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट थी। अगर पर्सपेक्टिव की बात करें तो फेयल साहब टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर उनका पर्सपेक्टिव बेस्ड था, और टेलर साहब का लोअर लेवल या फ्लोर लेवल पे साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस्ड उनकी थिंकिंग थी। और फोकस जो है हेनरी फेयल साहब का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए था, और टेलर साहब का फोकस जो था वर्कर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए था। तो अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो वो एक फंक्शनल अप्रोच थी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस फेयल साहब की, और टेलर साहब की जो अप्रोच थी उसको हम कहेंगे साइंटिफिक अप्रोच, विच वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी। एंड फेयल साहब वाज बेसिकली कंसर्न विद ब्रॉड प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, एंड टेलर साहब वाज mainly concerned with specific techniques फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और ह्यूमन एलिमेंट अगर देखें तो फेयल साहब गेव इंपॉर्टेंस टू इक्विटी एंड टीम स्पिरिट, एंड टेलर साहब फोकस मोर ऑन साइंटिफिक टास्क एंड प्लानिंग। और एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो टेलर साहब का जो मॉडल था इट वाज सुटेबल फॉर ऑल लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एंड सॉरी फेयल साहब का, एंड टेलर साहब का मॉडल जो था इट वाज मेनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री ऑपरेशंस।
एंड की कंट्रीब्यूशन उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे फेयोल साहब ने, और टेलर साहब ने 4 प्रिंसिपल और 4 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दी थी। So, Fayol was a top level executive who created general guidelines for all the managers. And Taylor was an engineer who focused on making workers and machines more efficient. कैसे efficiency लाए workers में और machines में. While Fayol's idea applied to all kinds of organizations, Taylor's work is more useful in factory and production settings. Uh, Together, their work gives us complete picture how to manage people. Fayol ने कहा and how to get the best output from them. Taylor साहब ने कहा। तो बच्चों, ये समाप्त होता है आपका सेकंड चैप्टर, और मैं बहुत जल्दी तीसरा चैप्टर भी लेके आऊंगा। और मेरे ये जो नोट्स हैं बेटा, जो मैंने आपको समझाया तो है जल्दी जल्दी में, जितना मैं कर पाया। और अगर आप मेरे इन स्लाइड्स को भी ध्यान से पढ़ोगे ना, तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है और आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो प्लीज इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और इन स्लाइड्स को नोट करते रहिए। और कोई भी आपको कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप उसको मेरे को लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो। और थर्ड चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।